Hello everyone. Today we will start a new topic of class 8, English, noun, gender and the cases. So gender आपने लास्ट क्लास में थोड़ा सा देख लिया था, वहीं से हम कंटिन्यू करके केसेस के ऊपर आते हैं कि केसेस क्या हैं. ओके, so today we are starting class 8 topic मतलब सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर इज नाउन, जेंडर एंड केसेस. उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ. सबसे पहले वापस से थोड़ा सा ब्रीफिंग में बता देता हूँ. जेंडर कौन कौन से थे? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर. आपको पता था मैस्कुलाइन में किसी का भी मेल, फेमिनाइन में किसी का भी फीमेल, कॉमन में वो वर्ड्स आते हैं जो कॉमनली मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, और न्यूटर में वो वर्ड्स आते हैं जो नॉन लिविंग थिंग को बताते हैं. नाउ ये हो गया हमारा जेंडर. इसके बाद सबसे पहले आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है बिफोर वी गो टुवर्ड्स द केसेस, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. सो एक बेसिक फॉर्मेशन जो होती है अगर हम एक सेंटेंस की करें, जैसे मैं बोलूं राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल. एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने जैसा यहाँ लिखा हुआ भी है, ऐसा एक सिंपल सा मैंने सेंटेंस लिया है, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल. तो राहुल यहाँ पर क्या है? वो इंसान जो काम को कर रहा है. हर वर्ड की इंपॉर्टेंस है, ध्यान से देखना. राहुल काम को कर रहा है, तो राहुल क्या है? सब्जेक्ट है. प्लेइंग, प्लेइंग क्या है? वर्ब है. कुछ काम भी तो होना चाहिए. फुटबॉल क्या है? वो चीज है जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके थ्रू काम हो रहा है ना. तो फुटबॉल क्या हो गया? वो ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, अब आप पूछोगे इज क्या है? तो इज हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प कर रही है ना. एक वर्ब है तो सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प कर रही है. तो पूरा एक सेंटेंस जब भी हम देखते हैं उसके पीछे पूरा लॉजिक होता है, साइंस होती है. तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ एक सेंटेंस कैसे बनता है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है. ओके, तो सब्जेक्ट कौन होता है? सबसे पहले जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग यू, तो आई वहां पर सब्जेक्ट है ना. राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल में राहुल सब्जेक्ट था, वो काम को कर रहा था. यहाँ मैं काम को कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ. ओके, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है. आई एम प्लेइंग फुटबॉल है ना, जैसे मैंने आपको बताया. तो फुटबॉल वहां पर चीज है. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज. तो वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट की जगह पर पीछे आती है. सब्जेक्ट की मतलब सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये हम मान के चलते हैं, ऐसा एक इंग्लिश में सब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है. तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम बाद में लेते हैं. तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल में क्या है? वो ऑब्जेक्ट है. फुटबॉल ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमें पता है वो एक चीज के बारे में बात करती है. अगर मैं बोल दूं आई एम प्लेइंग विद हिम, मैं उसके साथ खेल रहा हूं, तो हिम क्या है? हिम भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जब हम डायरेक्टली किसी चीज से मतलब है किसी थिंग, किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो सेंटेंस में, सो दैट्स कॉल्ड वी कॉल्ड इट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लेकिन किसी पर्सन की बात कर रहे हो इनडायरेक्ट वे में, है ना, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इतनी बात समझ में आई. अब आ जाते हैं आपके केसेस के ऊपर. अब आपको इजीली समझ में आएगा. सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, या इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस. ओके, तो जब भी सब्जेक्ट की तरह किसी नाउन को यूज किया जाता है वो कहलाता है सब्जेक्टिव केस. ये वही सेंटेंस है, देखो राम इज प्लेइंग फुटबॉल में राम क्या है? सब्जेक्ट है. तो राम यहाँ पर कैसा मतलब नाउन है, तो किस तरह की नाउन है? सब्जेक्टिव केस की नाउन है, नॉमिनेटिव केस की नाउन है. राम को मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ ही से, तो ही कैसा प्रोनाउन कहलाएगा? प्रोनाउन है ही. कैसा प्रोनाउन होगा? नॉमिनेटिव केस का, यानी कि सब्जेक्टिव केस का. बात समझ में आई? हम पढ़ रहे हैं क्योंकि नाउन, तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि नाउन को कैसे सब्जेक्ट की तरह, कैसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है. तो सबसे पहला केस हमारा नॉमिनेटिव. इसमें ये एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा नाउन है. अब देखते हैं एक डेटिव केस. डेटिव केस का मतलब होता है वो जहां पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं. कोई चीज नहीं होगी, कोई पर्सन होगा जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज में आ रहा होगा. दिस वर्क इज डन बाय राम, फुल स्टॉप, खत्म हो गया. तो यहाँ पर देखो दिस वर्क हमारा मेन जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो दिस वर्क है. वर्क की बात हो रही है, राम की बात नहीं हो रही. राम कर रहा है काम को, बट उस वहां पर अभी नहीं हो रही. तो राम यहाँ पर क्या है? एक तरह का ऑब्जेक्ट है. कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. राम कोई चीज तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं, तो राम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है, जैसे ये डायरेक्ट, ये तो सब्जेक्ट था,
है ना, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और इसके बाद तो अब हम क्या बोलेंगे कि डेटिव केस या डेटिव नाउन का केस कौन सा होता है, जब हम किसी इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हैं। द थर्ड वन इज द पोजेसिव केस, है ना। पोजेसिव, सबसे पहले तो पोजेशन वर्ड से बना है। ये पोजेशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज के और आपके बीच में रिलेशन क्या है। ओके, तो पोजेसिव जो है रिलेशन को बताता है, इसलिए नॉर्मली पोजेसिव सेंटेंसेस के अंदर और पोजेसिव नाउन्स के साथ हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, वो उसको क्लियर कर देता है। जैसे कि एक सेंटेंस देखना, राहुल्स फादर इज गोइंग होम। राहुल, हिंदी में बोलूंगा मैं इसको, राहुल के पापा घर जा रहे हैं, है ना। तो राहुल के पापा, राहुल और उसके पापा के बीच में रिलेशन इस सेंटेंस से पता पड़ गया कि ये फादर किसके हैं, राहुल के फादर है। क्यों? क्योंकि अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है। तो राहुल क्योंकि नाउन है, एक नाम है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम देखें तो ये कैसा मतलब नाउन है, ये पॉजेसिव केस का नाउन है। राहुल्स फादर, राहुल के पापा, रिलेशन बता रहा है। पोजेशन का मतलब होता है रिलेशन या फिर अधिकार आपका। तो ये राहुल यहाँ पर क्या है, नाउन है, किस तरह का नाउन है, ये पॉजेसिव केस का नाउन है। ओके, एक और एक मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मुझे अगर ये बोलना है क्लोथ्स ऑफ मेन, आदमियों के कपड़े, तो मैं इसको भी ऐसे बोल सकता हूँ, मेंस क्लोथ, मेंस क्लोथ्स। ओके, अब इससे सेंटेंस बना के देखता हूँ, मेंस क्लोथ्स आर डर्टी। आदमियों के कपड़े गंदे होते हैं नॉर्मली, ऐसा मैं एक सेंटेंस बनाया मैंने। तो देखो मेरे को बोलना क्या था, क्लोथ्स ऑफ मेन, और उसको मैंने किस तरीके से बोला, मेंस क्लोथ्स। ओके, तो ये क्या है, ये अपोस्ट्रोफ लगने से ये बहुत क्लियर हो गया कि वो किसके कपड़ों की बात हो रही है, व्हाट इज द रिलेशन हियर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स ऑफ मेन। इसको समझाने के लिए, ये बुरा ना लगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, मेंस क्लोथ्स। तो अपोस्ट्रोफ हम कहां पे यूज करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजेसिव केस। नाउ द नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव केस, है ना। ऑब्जेक्टिव केस, अब मैंने आपको बताया था ये डेटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। दोनों में बात हम ऑब्जेक्ट की करते हैं। यहाँ हम पर्सन यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सेंटेंस देखना एक बार, रवि बॉट हॉकी स्टिक फॉर राम। रवि जो है राम के लिए हॉकी स्टिक लेके आया। तो लेके क्या आया, जो चीज लेके आया है वो क्या है, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है। इसलिए जब भी किसी सेंटेंस में एक नाउन एक ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे केस में होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ओके, वैसे तो हम इसको भी ऑब्जेक्टिव में ही लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको और फर्दर डिवाइड करें तो ये डेटिव कहा जाता है और ये ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। समझ में आया? जेंडर हमने कल भी देख लिया था थोड़ा बहुत। अब देखते हैं नॉमिनेटिव, डेटिव और पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव में हमने क्या क्या पढ़ा आज। जब भी कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह काम में आ रही हो तो वो कैसी नाउन होती है, वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस की नाउन होती है। जब भी कोई सेंटेंस के अंदर कोई नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती है, डायरेक्टली कोई चीज की बात नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट किसी पर्सन की बात है लेकिन वो पीछे जाके सेंटेंस में काम में आ रहा है, तो वो कैसा केस होता है, डेटिव केस होता है। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर रिलेशन बताने के लिए यानी कि अपोस्ट्रोफ के साथ हमने जो है किसी नाउन को यूज किया है, पोजेशन बताने के लिए यूज किया है, तो वो कैसा होगा, पॉजेसिव केस का नाउन होगा। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, किसी चीज की बात कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल द केसेस। विद दिस आवर टॉपिक नाउन इज कंप्लीटेड। हमारा नाउन बहुत अच्छे से हो गया है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द बुक एंड गो थ्रू द एक्सरसाइज, यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।